कहानी के पार्ट 4 में हमने देखा कि जब भावना प्रिंस और रुचि के घर आ रहे थे तभी उनके गाड़ी के सामने अचानक से एक काले रंग की गाड़ी आकर रुक गई। ये देखकर वे तीनों भी चौंक गए। उन्होंने भी सामने की तरफ देखा। ड्राइवर ने अपने पीछे देखा और कहा, मैडम आप लोग रुकिए, हम देख कर आते हैं। आप लोग गाड़ी से बाहर मत निकलिएगा। कहकर वो ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकल गया। तीनों लड़कियों की नजर ड्राइवर पर थी। सामने खड़ी गाड़ी से अब तक कोई बाहर नहीं आया था। ड्राइवर उस गाड़ी के पास जाकर उसकी खिड़की को हाथ से खटखटाने लगा, पर तभी गाड़ी का दरवाजा उस ड्राइवर के मुंह पर तेजी से खुला। ड्राइवर खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर पड़ा। ठीक उसी वक्त उस गाड़ी से लगभग 6 से 7 गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी बाहर आए और भावना की गाड़ी की तरफ बढ़ गए। ड्राइवर ने खुद को संभालते उन्हें रोकने की कोशिश की, पर सब बेकार। 2 आदमी ने मिलकर उस ड्राइवर को बुरी तरह से पीट दिया। यह देखकर गाड़ी के अंदर बैठी तीनों लड़कियां घबरा गई। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। भावना ने ड्राइवर को देखा जो बुरी तरह से दर्द से तड़प रहा था। भावना ने गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए अपने हाथ बढ़ाए ही थे कि इतने में ही प्रिंसा ने भावना का हाथ पकड़ लिया। भावना ने प्रिंसा की तरफ देखा तो प्रिंसा ने ना में अपना सर हिला दिया, तो भावना ने अपने हाथ पीछे ले लिया। उन तीनों की नजरें उन्हीं की तरफ बढ़ते हुए आदमियों पर पड़ी। प्रिंसा ने जल्दी से अपना फोन निकाला। उसने जल्दी जल्दी में संदर्भ को कॉल कर दिया, पर इससे पहले कि संदर्भ कॉल रिसीव कर पाता, एक जोरदार आवाज के साथ गाड़ी के सामने वाली खिड़की का शीशा टूटा, जिसकी आवाज से चौंकने की वजह से प्रिंसा के हाथ से उसका फोन छूट गया। राधे अपने केबिन में ही था कि इतने में ही संदर्भ का फोन बज पड़ा, जो वो राधे के केबिन में ही भूल गया था। राधे ने एक नजर फोन पर देखा। स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम से राधे की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने एक पल सोचा, फिर अगले ही पल उसने फोन रिसीव कर लिया। अगले ही पल उसके कानों में शीशे के टूटने की आवाज आई। उन आदमियों में से एक आदमी आगे आया और उसने गाड़ी अनलॉक कर दी। दूसरे आदमी ने तुरंत पीछे का दरवाजा खोला और प्रिंसा को खींचने लगा, क्योंकि वो सबसे साइड में थी। भावना प्रिंसा को अपनी तरफ खींचते हुए चिल्लाने लगी, छोड़ो उसे, पर भावना नाकामयाब हो रही। उस आदमी ने प्रिंसा को खींचकर बाहर कर दिया और भावना के साथ रुचि को भी गाड़ी से बाहर निकाल लिया। राधे ने जैसे ही भावना की बात सुनी वो घबरा गया। वो तेजी से अपने कैबिन से बाहर निकल गया। उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधे लिफ्ट से नीचे गया। संदर्भ राधे को ऐसे देख हैरान था, और साथ ही रोहित भी। इससे पहले कि संदर्भ कुछ रिएक्ट करता, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो चुका था। संदर्भ ने एक नजर लिफ्ट की तरफ देखा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ता हुआ रोहित भी उसके पीछे चल दिया। राधे जैसे ही पार्किंग एरिया में पहुंचा, उसने गाड़ी में बैठते अपना फोन निकाला और संदर्भ का फोन स्पीकर में करके वहीं अपने सामने रख दिया, और तुरंत ही उसने ड्राइवर को कॉल किया। और उधर रुचि की आंखों में आंसू आ गए। वो जोर से रोने लगी। भावना ने तुरंत रुचि को अपने गले लगा लिया और उन लोगों से कहने लगी, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? उन आदमियों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि भावना और रुचि को अलग करने लगे। प्रिंसा को एक आदमी ने पकड़ रखा था। प्रिंसा उसे छूटने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। तभी उसे ड्राइवर के पॉकेट में रखा फोन बज पड़ा। ड्राइवर उस हालत में नहीं था कि वो फोन उठा सके। उन आदमियों में से एक आदमी उस ड्राइवर की तरफ बढ़ गया। उस आदमी ने ड्राइवर के पॉकेट से फोन निकाला और तुरंत ही उसे जमीन पर पटक दिया। राधे के फोन से बीप बीप की आवाज आने लगी। राधे ने दोबारा नंबर डायल किया, पर अब फोन बंद था। राधे ने तुरंत चाची का नंबर डायल किया और उनसे भावना, प्रिंस और रुचि के बारे में पूछा। चाची ने कहा कि उन्हें निकले अभी 10 ही मिनट हुए हैं। राधे ने अपनी गाड़ी तुरंत ही वहां से भगा दी। तब तक संदर्भ और रोहित भी नीचे आ चुके थे। वे भी दूसरी गाड़ी से राधे के पीछे चल दिए। रुचि का रो रो कर बुरा हाल था और भावना कुछ भी नहीं कर पा रही थी। प्रिंसा और रुचि का यूं देखकर उसकी भी आंखें नम हो चुकी थी। तभी वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। उन आदमियों ने तीनों लड़कियों को उस गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया और गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही वो गाड़ी वहां से निकल गई और वो सारे आदमी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। तभी उनमें से एक आदमी रुका और उसने एक नजर पास में पड़े उस ड्राइवर को देखते हुए कहा, क्या इसे जिंदा छोड़ना ठीक रहेगा? उसकी बात सुन दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा,
ये क्या बिगाड़ लेगा हमारा। उसकी बात सुन सभी मुस्कुरा दिए और गाड़ी में बैठ कर गए। पल भर में वो गाड़ी वहां से हवा हो गई। ड्राइवर अब भी वहां बेसुध सा पड़ा हुआ था। कुछ ही देर में एक तेजी से आती गाड़ी वहां रुकी। वो गाड़ी काफी तेज थी, जिससे अचानक ब्रेक लगा जिसे अचानक ब्रेक लगा देने की वजह से उसके टायर भी घिस गए। राधे ने तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी से बाहर आ गया। बाहर आते ही वहां का हाल देख राधे को बहुत गुस्सा आया। वो तुरंत ड्राइवर के पास गया। ड्राइवर बेहोश था। राधे ने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया। तब तक वहां एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से संदर्भ और रोहित बाहर निकले। संदर्भ की नजरें जैसे ही सामने खड़ी गाड़ी और उसकी हालत पर पड़ी, वो हैरान रह गए और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी के अंदर उसे प्रिंसा का मोबाइल मिला। संदर्भ ने तुरंत ही उसे उठा लिया और फोन चेक करने लगा। उसने जैसे ही देखा कि प्रिंसा ने उसे कॉल किया है, अपना फोन ढूंढने लगा, पर वो उसके पास नहीं था। राधे संदर्भ और रोहित के पास आया और उसने उन्हें ड्राइवर को हॉस्पिटल भेजने के लिए कह दिया और खुद गाड़ी लेकर निकल गया। संदर्भ को बस देखता ही रह गया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। संदर्भ और रोहित ने मिलकर उस ड्राइवर को एम्बुलेंस में लेटा दिया। तभी ड्राइवर को हल्का होश आया और उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज निकली, शेडो। संदर्भ को कुछ समझ में नहीं आया, पर ड्राइवर के मुंह से शेडो शब्द सुनते ही रोहित के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। राधे अब भी अपनी गाड़ी खाली सड़क पर दौड़ा रहा था। उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना बंद ही कर दिया हो। वो बस गाड़ी भगाते हुए बाहर की तरफ देख रहा था कि कहीं उसे पता चल जाए कि आखिर तीनों लड़कियां हैं कहाँ। राधे ने राधे के दिमाग में वो एक्सीडेंट, उसके साथ वो गिफ्ट बॉक्स सब याद आने लगा। तभी उसके फोन की घंटी बज पड़ी। राधे ने अपने फोन की तरफ देखा। फोन पर रोहित कॉलिंग फ्लैश हो रहा था। राधे ने तुरंत कॉल रिसीव किया। राधे के फोन रिसीव करते ही रोहित ने बिना राधे की बात सुने, बिना ध्यान दिए जल्दी से कहा, सर शैडो इज बैक। ड्राइवर ने बेहोशी में ही उसका नाम लिया है। एक तेज ब्रेक की आवाज के साथ राधे की गाड़ी एकदम से रुक गई। उसने गुस्से से कहा, शैडो, कहकर राधे ने अपना हाथ जोर से गाड़ी के स्टेयरिंग पर मार दिया। राधे ने अपना सर मसला और उस आदमी से पूछा, वो ड्राइवर कहाँ है? राधे ने अपनी आंखें बंद की और फिर रोहित से कुछ कहा और फोन कट कर दिया और गाड़ी स्टार्ट करके राधे ने गाड़ी वहां से घुमा लिया। राधे क्लब के बाहर खड़ा था। उसने एक नजर क्लब की तरफ देखा। द रॉयल क्लब वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। राधे उस क्लब की तरफ बढ़ गया। अंदर पहुंचते ही राधे ने एक सरसरी सी नजर चारों तरफ दौड़ाई। बाहर काउंटर में एक कोने में एक आदमी बैठा हुआ था। उसकी पीठ राधे की तरफ थी। फिर भी राधे की नजरें उसी पर ठहर गई और अगले ही पल राधे उसकी तरफ बढ़ गया। वो आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा था। राधे उस आदमी के पास पहुंचा और उसने उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। और उधर भावना के चाचा चाचे कब से प्रिंसा को फोन ट्राई कर रहे थे, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। फिर चाचा ने सहस्त्रजीत को कॉल कर दिया। जैसे दूसरी साइड से कॉल रिसीव हुआ, चाचा जी बिना किसी लाग लपेट के बोल पड़े, आपने तो कहा था कि अगर हमने आपका साथ दिया तो आप प्रिंसा को कुछ नहीं करेंगे, पर हम बहुत देर से उसका फोन ट्राई कर रहे हैं, पर वो लग ही नहीं रहा। इसके आगे चाचा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि सहस्त्रजीत ने चाचा को टोकते हुए बीच में कहा, मेरे आदमी पहुंच चुके हैं वहां। पर उससे पहले ही कोई और वहां पहुंच गया और उन्हें सभी को उठा लिया। और तुम अपनी बकवास बंद करो। मेरा दिमाग पहले ही घुमा हुआ है, इसे और मत घुमाओ, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं अपना गुस्सा कैसे निकालूंगा। कहकर सहस्त्र ने गुस्से से कॉल कट कर दिया। चाचा तो एकदम पत्थर की तरह जम गए। चाची उनके पास आ गई। चाचा धम से सोफे पर बैठ गए। उन्होंने मायूस नजरों से अपनी पत्नी की तरफ देखा। अपने पति को खुद की तरफ इस तरह से देखता पाकर चाची ने हैरानी से कहा, क्या हुआ? चाचा ने उदासी भरे स्वर में कहा, भावना के साथ साथ प्रिंसा का भी किडनैप हो गया और ये सब सहस्त्रजीत ने नहीं किया। चाची ये सुनकर हैरान रह गई। उसके सब जैसे गले में ही अटक गए थे। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाई, या ये भी कह सकते हैं कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अपनी पत्नी को यूं चुप देख चाचा जी ने आगे कहा, सच कहते हैं लोग, अपने किए पाप का फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, कभी खुद को तो कभी हमारे अपनों को, क्योंकि वो हमसे जो जुड़े रहते हैं, और हमने तो बहुत से पाप कर रखे हैं। चाचा जी ने गुस्से भरी नजरों से अपनी पत्नी को घूरा और कहा,
दुआ करो कि भावना को कुछ ना हो, क्योंकि अगर उसे कुछ नहीं होगा तो वो हमारी बेटी को जरूर बचाएगी। कहकर चाचा जी गुस्से से घर से बाहर निकल गए। चाची वहीं बैठ गई, मानो उनमें अब जान ना बची हो। और उधर सहस्त्रजीत ने जैसे ही फोन कट किया, उसने गुस्से से फोन सोफे पर फेंक दिया। उसके सामने कुछ आदमी अपना सर झुकाए खड़े थे। सहस्त्रजीत ने उनकी तरफ देखे और गुस्से से कहा, फिर तेज आवाज में कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि तुमने शेडो के लोगों को देखा जिन्होंने उन तीनों लड़कियों को उठाया? सामने खड़े चार आदमियों ने सामने खड़े चार आदमियों में से एक आदमी ने धीरे से कहा, जी, हमने उन्हें ही देखा था। सबने सेम शेडो के सैंबल वाले कपड़े पहन रखे थे। सभी के कपड़ों पर चील बना हुआ था, साथ ही नीचे शेडो लिखा हुआ था। उन्हें देखकर हम आगे नहीं बढ़ पाए। कहकर वो आदमी चुप हो गया। चार आदमियों के सर नीचे झुके हुए थे। यह सुनकर सहस्त्र जी ने गुस्से में तेज आवाज के साथ कहा, तुम सब मेरी नजरों के सामने से तुरंत हट जाओ। चारों आदमी तुरंत वहां से चले गए। उनके जाते ही सहस्त्रजीत वहीं पास रखे सोफे पर अपने सर पर हाथ रखे बैठ गए। सहस्त्रजीत ने मन ही मन खुद से कहा, ये कैसे हो सकता है? शेडो तो नहीं, ये सब बकवास ही होगा। वो वापस, अगर सच हुआ तो, अगर ये सच भी है तो उसे तो उस राधे की जान लेनी चाहिए थी। उसने भावना को क्यों उठा लिया? सहस्त्रजीत खुद में ही बड़बड़ाए जा रहा था। और उधर राधे ने जैसे उस आदमी के कंधे पर अपना हाथ रखा, वो आदमी फोन अपने कान में लगाए हुए मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ पलटा। पीछे देखती उसकी मुस्कान पल में ही गायब हो गई। उस आदमी के चेहरे पर गुस्से के बहाव साफ नजर आ रहे थे। राधे के एक्सप्रेशन भी कम खतरनाक नहीं थे। वो भी उस आदमी को गुस्से से घूर रहा था। राधे ने उस आदमी का कॉलर पकड़ लिया और उसे खड़े करके उसके मुंह पर 5 दे मारा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि उस आदमी के कुछ समझ में नहीं आया और ना ही वो राधे के पंच से खुद को बचा पाया और सीधे बार काउंटर पर टकरा कर नीचे गिर गया। उसके सर पर हल्की चोट लग गई। वहां का माहौल देख क्लब में शांति पसर गई, खासकर राधे को वहां देखकर, वो भी अकेले। आमतौर पर उसके आसपास कुछ लोग जरूर होते थे, पर आज राधे अकेला था और वो भी गुस्से में। उस क्लब में इतना सन्नाटा था कि कोई भी वहां हल्की सी हवा की सरसराहट भी सुन सकता था। वो आदमी अपने सर पर हाथ रखे हुए काउंटर का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया। अभी वो आदमी खड़ा हुआ ही था कि राधे ने अपने दांत पीसे फिर एक और पंच उसके मुंह पर चढ़ दिया। इस बार पंच ज्यादा जोर से लगा था। वो आदमी सीधा जमीन पर गिरा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। पर राधे कहाँ रुकने वाला था। उसने उस आदमी को कॉलर से पकड़ा, तभी उस आदमी के मुंह से धीरे से कुछ शब्द निकले। लगता है अपनी फैमिली की चिंता नहीं है। उस आदमी ने ये सब बहुत मुश्किल से कही और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कुराहट देखकर राधे का गुस्सा और बढ़ गया और उसने उसे एक और पंच चढ़ दिया। इस बार वो आदमी गिरा नहीं, क्योंकि राधे ने उसे कॉलर से पकड़ रखा था और वो आदमी बस दर्द से तिल मिला गया और उसकी आंखों में खून उतर आया। उस आदमी ने अपने होठों के कोनों से बहता हुआ खून पोंछा और कुछ कहने ही लगा था कि उससे पहले राधे ने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, अगर तू शेडो को जिंदा देखना चाहता है तो तेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। 2 घंटे, कहकर राधे ने उस आदमी को पीछे धकेलते हुए छोड़ दिया। वो आदमी खुद को संभाल नहीं पाया और गिर गया। राधे मुड़ा और तुरंत वहां से जाने लगा, पर तभी वो आदमी गुस्से से चीख पड़ा, राधे। राधे के कदम वहीं रुक गए। राधे खुद को गुस्सा करने से रोक रहा था, पर ये आदमी तो उसे भड़काने का काम कर रहा था। वो वापस से उस आदमी के पास गया और उसने झुककर उस आदमी के बालों को पकड़ लिया। राधे ने उस आदमी का सर ऊपर की तरफ उठाकर अपने गुस्से भरी नजरों से उस आदमी की आंखों में देखा और कहा, तुझे क्या लगा तू अपनी फालतू टाइप की बचकानी हरकत करके राधे को परेशान कर सकता है और राधे को कुछ पता भी नहीं चलेगा? फालतू के गिफ्ट्स और चिट के टिकट अजमा के तुझे लगा कि तू राधे को डरा लेगा और राधे तुझे छोड़ देगा? अरे छोड़ तो दिया था तुझे, पर राधे ने उसके बाल छोड़े और उसके चेहरे को अपने एक हाथ से राधे ने मजबूती से पकड़ लिया और कहा, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है।
और तुमने उन्हें ही बीच में लाया। नहीं, बल्कि उन्हें चोट भी पहुंचाने की कोशिश की। पर तू भूल गया कि तेरे सामने वही राधे है जिसने तेरे और तेरे भाई के साम्राज्य में घुस के उसे बर्बाद किया था। याद तो होगा ना? कहकर राधे खतरनाक तरीके से मुस्कुरा दिया। वो आदमी कुछ कहना तो चाहता था, पर राधे की पकड़ की वजह से उसे चुप ही रहना पड़ा। राधे ने फिर मुस्कुराते हुए उस आदमी को छोड़ा और अपना हाथ उस आदमी की शर्ट पर पहुंचते हुए कहने लगा, किसी को किसी की फैमिली को नुकसान पहुंचाने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमारी भी फैमिली है, और फैमिली के नाम पर तेरे पास है ही क्या? सिर्फ एक भाई जो इस वक्त मेरे पास है। तुझे तो पता ही होगा कि उसे डॉक्टर की कितनी जरूरत है। राधे उठ खड़ा हुआ और उसने अपने कपड़े झाड़ते हुए कहा, बहुत समय बर्बाद कर दिया तूने मेरा और अपना भी, पर अब कुछ करने का वक्त है। और हाँ, तुझे छोड़ रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तू बच गया है। मेरी नजर है तुझ पर। कहकर राधे फौरन वहां से तेज कदमों से निकल गई। उस आदमी ने गुस्से से एक नजर राधे को देखा और फिर फौरन अपना फोन निकाल लिया। उस आदमी ने तेजी से एक नंबर डायल किया। सामने से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, उस आदमी ने जल्दी से कहा, भाई कहाँ है? सामने से एक घबराई हुई सी आवाज आई। वो कुछ लोग आए थे। और उस आदमी ने आगे बिना कुछ सुने ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत, साथ ही एक पछतावा साफ झलक रहा था। वो कुछ कह ही नहीं पाया। वो आदमी धीरे धीरे उस क्लब से बाहर निकल गया। वो आदमी जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही कुछ गार्ड्स उसके पास आ गए। उस आदमी ने गुस्से से उन्हें घूरा और कहा, कहाँ मर गए थे नालायकों? दरवाजे पर रहने को कहा था या पिकने बनाने को, जो मौज कर रहे थे? उस गार्ड ने जैसे ही अपने सामने खड़े शख्स की हालत देखी, तो उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कह भी दे। उस आदमी ने फिर कहा, अब मेरा मुंह मत देखो और जल्दी से गाड़ी निकालो। उनमें से एक गार्ड जल्दी से पार्किंग साइट पर चला गया। उस आदमी के सामने जैसे ही गाड़ी आई, एक गार्ड ने तुरंत ही गाड़ी का दरवाजा खोला, तो वो आदमी तुरंत गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही उस आदमी ने गाड़ी में मौजूद दूसरा फोन उठाया और तुरंत एक नंबर पर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल पिक हुआ, उस आदमी ने तुरंत ही कहा, उन लोगों को सही सलामत छोड़ दो। मैं तुम्हें एक मैं तुम्हें एक एड्रेस दे रहा हूँ, बिना किसी की नजरों में आए उसको वहां छोड़ देना। कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और उसी नंबर पर एक मैसेज भी सेंड कर दिया। 1 घंटा बीत चुका था। राधे बेचैनी से 1 घंटे पूरे करने का इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ रोहित एक अजीब सी जगह पर था और वो खाली पड़ा कमरा जैसा था। पर इस वक्त वहां रोहित के साथ संदर्भ भी था और कुछ गार्ड्स पास में ही। एक आदमी बेड पर बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था और उसके पास एक डॉक्टर भी था जो उसे चेक कर रहा था। संदर्भ ने रोहित से पूछा, अब तो बता दे ये सब हो क्या रहा है और हम यहाँ इस आदमी के साथ क्या कर रहे हैं? हमें तो रुचि, प्रिंसा और भाभी को ढूंढना चाहिए। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सब बिल्कुल सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। सर अकेले गए हैं, इसका मतलब जानते भी हो उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। साथ संदर्भ ने अजीब तरीके से रोहित की तरफ देखा, जैसे वो पूछना चाह रहा हो कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। उसके चेहरे के सवाल को समझते हुए रोहित ने आगे कहा, सर के साथ गार्ड्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरे को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए रहते हैं। और आज तो रोहित मुस्कुरा दिया और संदर्भ बस हैरान होकर रोहित की तरफ देख रहा था, मानो सब उसके सर से ऊपर गया हो। अब राधे ने संदर्भ को वापस घर बुला लिया था, साथ ही रोहित को भी वापस उसके घर भेज दिया और अपने उस खास आदमी स्काल को सेडो के पास छोड़ दिया, ताकि जब राधे कहे स्काल सेडो को वापस से हॉस्पिटल पहुंचा दे। राधे अपने घर के मेन गेट के पास ही खड़ा इंतजार कर रहा था। पास में ही काकी भी परेशान सी खड़ी थी और साथ ही संदर्भ भी। इतने में ही वहां तेजी से एक गार्ड आया इतने में वहां तेजी से एक गाड़ी आई। उस गाड़ी से रुचि, भावना और प्रिंसा तीनों बाहर निकले। गाड़ी का इंजन बंद भी नहीं था। जैसे ही तीनों लड़कियां बाहर निकली, वो गाड़ी तेजी के साथ वहां से निकल गई। राधे दौड़कर वहां पहुंचा, पर गाड़ी बहुत तेज थी। काकी और संदर्भ भी उनकी तरफ बढ़ गए। राधे ने एक नजर आती हुई गाड़ी को देखा, फिर वापस से सभी के पास आ गए। काकी, संदर्भ और राधे मिलकर तीनों को अंदर ले गए। सभी
रुचि के कमरे में थी। चाचा चाची भी खबर मिलते ही वहां पहुंच गए थे, पर प्रिंसा को भावना ने संभाल लिया था और उसे सुला भी दिया था। चाची को चाची तो फुल मूड में थी कि आज वो भावना को अच्छे से सुना के रहेगी, पर राधे के रहते ये नामुमकिन था। राधे भी वहां पास में ही रुचि को सुला रहा था। प्रिंस और रुचि सोच गई थी। राधे ने सबको कमरे से बाहर चलने के लिए कहा। सभी एक एक करके रूम से बाहर चले गए। राधे ने सर्वेंट से कहकर चाचा चाची के लिए रूम तैयार कर दिया ताकि वो दोनों आराम कर सके। चाचा चाची भी अपने रूम में चले गए, साथ ही संदर्भ और काकी भी। तभी राधे भावना को रूम में ले आया और उसे बेड पर बिठा दिया। फिर पास ही रखा पानी के गिलास राधे ने भावना की तरफ बढ़ा दिया। भावना ने पानी पी लिया और एक बारी में ही पूरा गिलास खत्म कर दिया। राधे ने धीरे से भावना से कहा, तुम ठीक हो? भावना ने बस हल्के से अपना सर हिला दिया और बिना कुछ कहे बेड पर लेट गए। राधे ने भी अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और वो भी लेट गए। राधे ने अपना फोन निकाला और एक मैसेज लिखकर किसी को सेंड कर दिया। राधे ने अपना फोन पास के ही लैंप टेबल पर रख दिया। ठीक उसी वक्त भावना ने करवट बदली। उसने कसकर राधे को अपने गले लगा लिया। अचानक हुए इस हादसे से एक पल को तो राधे जैसे चौंक गया हो। तभी राधे ने पूछा, तुम ठीक हो ना? तो भावना ने जोर से ना में अपनी गर्दन हिला दी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भावना के इस तरह से रोने से राधे परेशान हो गया। राधे ने भावना का चेहरा अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों में आए आंसू को पोंछा और प्यार से कहा, पहले तुम रोना बंद करो और मुझे बताओ कि क्या बात है। क्या तुम्हें कहीं चोट आई है? राधे उसके आगे कुछ भी और कहता उससे पहले ही भावना ने धीरे से कहा, अगर आज रुचि और प्रिंसा को कुछ हो जाता तो चाचा चाची हमें कभी नहीं माफ करते और ना ही आप। भावना की आवाज और धीमी हो गई और उसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। राधे ने कसकर भावना को अपने सीने से लगा लिया और कहा, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? ये सुन भावना ने हल्के से कहा, किसे फर्क पड़ता है? तो राधे ने गुस्से से घूरते हुए भावना से कहा, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है ना? इससे पहले कि राधे भावना पर और ज्यादा गुस्सा करता, भावना की आंखों से फिर एक बार आंसू बहने लगे। भावना की आंखों में आंसू देखते ही राधे का गुस्सा पल में गायब हो गया और उसने धीरे से कहा, दोबारा ऐसा कभी मत कहना, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो जाए क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मुझे इस बात से बहुत फर्क पड़ता है और मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा और ना ही रुचि और प्रेसा को। और इन सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए अपना ये छोटा सा दिमाग शांत रखो और ज्यादा ना सोच के चुपचाप से सो जाओ। ये सुन भावना की आंसुओं से भरी आंखों में खुशी आ गई और होठ पर मुस्कुराहट। कल रात के काले बादल छंट गए और कब सुबह हो गई, धूप ने धरती पर दस्तक दी, पता ही नहीं चला। और तभी राधे उठकर प्रिंस और रुचि को देखने चला गया। रुचि और प्रिंस अब भी सो रही थी। राधे ने जैसे देखा कि उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसने रुचि का रूम का दरवाजा बंद कर दिया और वापस जाने के लिए मुड़ा। राधे जैसे वापस जाने के लिए मुड़ा, अचानक यूं सामने भावना को देख वो चौंक गया और उसके कदम वहीं रुक गए। भावना तुरंत राधे के करीब आई और उसने चिंता जताते हुए कहा, क्या हुआ? तभी अचानक रुचि के रूम का दरवाजा खुला और प्रिंस आंखें मलते हुए बाहर आ गए और जैसे उसके सामने गई, सामने राधे और भावना खड़े थे। तो राधे ने प्रिंसा से पूछा, ठीक हो ना? तो प्रिंसा बोल पड़े, हाँ ठीक हूँ जीजू। और राधे ऑफिस के लिए तैयार हो चुका था। वो जल्दी से नीचे हॉल में आया। उसने अपनी नजरें पूरे हॉल में घुमाई। सभी थे, बस संदर्भ को छोड़कर। राधे ऑफिस जाने के लिए उसे ही ढूंढ रहा था। तभी उसी वक्त राधे के कानों में संदर्भ की आवाज पड़ी। संदर्भ ने राधे के पीछे से आते हुए कहा, भाई आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा। राधे ने संदर्भ को घूरा और कहा, क्यों? संदर्भ ने कुछ सोचा, फिर तुरंत ही वो सीढ़ियों पर बैठ गया और उसने धीरे से कहा, भाई वो आज थोड़ी चक्कर आ रही है। राधे की आंखें फौरन छोटी हो गई और उसने संदर्भ को घूरते हुए कहा, तो चक्करे क्या होता है? संदर्भ ने नौटंकी करते हुए कहा, पर भाई मुझे 2-3 चक्कर एक साथ ही आ रहे हैं, इसलिए मैंने चक्करे कहा। राधे ने मासूम सा फेस बनाया। उसकी नौटंकी देखकर सबको हंसी आ गई। सबको हंसते देखते संदर्भ का मुंह बन गया। राधे ने हल्की स्माइल के साथ सनम राधे ने हल्की स्माइल के साथ संदर्भ के सर पर हल्की सी चंपत लगाते हुए कहा, अगर साथ नहीं चलना तो कह दे, इतनी नौटंकी क्यों कर रहा है? संदर्भ ने
कुछ भी नहीं कहा, बस अपने दांत दिखा दिए। राधे ने कुछ नहीं कहा। उसे लेट हो रहा था तो वो भावना के पास गया और धीरे से उसने भावना से कहा, मैं जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आ जाऊंगा, अकेले कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके साथ गार्ड्स अपने साथ गार्ड्स ले जाओ, वरना मेरे आने का वेट करना। तो भावना ने कुछ भी नहीं कहा, बस खामोशी से उसने अपना सर हिला दिया। राधे फौरन वहां से चला गया। राधे के जाते ही संदर्भ अपनी जगह से उठा और मटकता हुआ जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए उसने भावना से कहा, भाभी नाश्ते में क्या है? तो भावना ने मुस्कुरा कर कहा, परांठे और साथ में गोभी की सब्जी। और भावना अभी कह ही रही थी कि तभी प्रिंसा बीच में ही तपाक से कहा, जहर। सभी की नजरें एकाएक प्रिंसा की तरफ चली गई। तो प्रिंसा ने बात बदलते हुए कहा, अरे वो मेरा मतलब है कॉकरोच। हाँ हाँ, वो कॉकरोच बहुत हो गई है ना। मैंने कहा कि मैंने कल ही एक देखा था, तो बस जहर देने की जरूरत है, कहकर प्रिंसा ने संदर्भ को गोरा। तो संदर्भ ने उसे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। उन सभी ने साथ में नाश्ता किया। चाचा चाची भी अपने घर लौट गए। फिर प्रिंसा रुचि के साथ बिजी हो गई और भावना काकी के साथ। और संदर्भ प्रिंसा से बात करने के बहाने ढूंढ रहा था। दूसरी तरफ राधे पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। उसने अपनी आंखों में चश्मा उतारा। उसने अपनी आंखों से चश्मा उतारा और अंदर चला गया। रोहित तुरंत राधे से पहले अंदर गया और उसने इंस्पेक्टर से बात की और राधे को फौरन एक सेल की तरफ ले गया। राधे सेल के बाहर खड़ा अंदर देख रहा था। अंदर मौजूद आदमी की पीठ राधे की तरफ थी। राधे के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कुराहट थी। राधे ने उस आदमी को आवाज दी, आदिल। और इधर संध्रा अपने रूम में टहल रहा था, पर उसकी नजर अभी भी अपने रूम की खिड़की पर थी, जहां से रुचि का रूम साफ नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर में प्रिंसा रूम से बाहर आई। प्रिंसा को देखते ही संदर्भ की आंखें चमक उठी। उसने कुछ सोचा और अपने रूम के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर में वहां प्रिंसा पहुंच गई। वो संदर्भ का रूम क्रॉस करके जाने ही वाली थी कि इतने में संदर्भ ने प्रिंसा को रूम के अंदर खींच लिया और फौरन रूम का दरवाजा बंद कर दिया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि प्रिंसा को ना ही कुछ समझ आया और ना ही वो कुछ रिएक्ट कर पाई। पर जैसे उसने अपने सामने संदर्भ को देखा, वो चिढ़ गई। उसने गुस्से से अपना मुंह खोला, पर बोला कुछ नहीं, पर बोल कुछ नहीं पाए, क्योंकि संदर्भ ने तुरंत आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया था। प्लीज चिल्लाओ मत यार, बस 2 मिनट बात करनी है, प्लीज सुन लो। संदर्भ ने मासूम शक्ल बनाई। प्रिंसा ने संदर्भ को घूरा और हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो संदर्भ ने फौरन ही अपना हाथ हटा दिया। हाथ हटते ही प्रिंसा ने अपना छोटा सा फेस खोला और कहा, जो बोलना है जल्दी बोलो और मुझसे थोड़ा दूर ही रहो, कहकर प्रिंसा ने संदर्भ को धक्का दे दिया। संदर्भ कुछ कदम पीछे हो गया। प्रिंसा ने संदर्भ से अपनी नजरें हटा ली। ये देख संदर्भ ने फौरन उदासी से कहा, कम से कम बात करते वक्त तो मेरी तरफ देख ही सकती हो। प्रिंसा ने तपाक से कहा, बात तुम्हें करनी थी, मुझे नहीं, और अगर तुम्हें यही सब बकवास करनी है तो मैं जा रही हूँ, कहकर प्रिंसा वहां से जाने लगी। संदर्भ ने फौरन प्रिंसा का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, प्रिंसा, एक बार मेरी बात सुनो। प्रिंसा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए गुस्से से कहा, प्रिंसा, प्रिंसा नाम है, प्रिंसा नाम है। झटके से हाथ छुड़ाते हुए प्रिंसा का हाथ पीछे दरवाजे से जा लगा, जिससे उसके मुंह से चीख निकल गई। संदर्भ ने फौरन प्रिंसा का हाथ पकड़ लिया और प्रिंसा ने बिना अपने दर्द की चिंता किए ही अपना हाथ वापस खींच लिया। तो संदर्भ ने गुस्से से प्रिंसा के दोनों कंधे पकड़े और उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम समझ क्यों नहीं रही हो दैट आई लव यू। प्रिंसा ने जितना उससे हो सका उसने अपनी उतनी ताकत लगाई और संदर्भ को धक्का दे दिया और गुस्से से बोली, नहीं समझना मुझे तुम्हारा झूठा प्यार, मुझे नफरत है तुमसे और खुद से भी, क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा किया, तुमसे प्यार किया, पर अब मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और अपनी फालतू की हरकतों से बाहर आ जाओ, वरना। प्रिंसा भी कह रही थी कि उतने में संदर्भ उसके करीब आकर खड़ा हो गया और उसने प्रिंसा की आंखों में देखते हुए कहा, वरना? वरना क्या प्रिंसा? आगे कहो ना। प्रिंसा खुद को संभाला और अपने कदम पीछे लिए। एक ही कदम पीछे लिए थे अभी प्रिंसा ने एक ही कदम पीछे किए थे अभी प्रिंसा ने। उतने में ही संदर्भ ने प्रिंसा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और कहा, तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? आई रियली लव यू। मानता हूं मेरी गलती है, पर मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया।
प्रिंसा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इस बार संदर्भ की पकड़ ज्यादा मजबूत थी, जिससे प्रिंसा खुद को छुड़ा नहीं पाई। प्रिंसा को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में ही कह दिया, तो मर जाओ। प्रिंसा के शब्द सुनते ही मानो संदर्भ को यकीन ना हो, उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में यही चाहती हो? प्रिंसा ने गुस्से में चिढ़कर कहा, हाँ। संदर्भ ने धीरे से प्रिंसा के कान में कहा, ठीक है, अब पहली बार तुमने कुछ कहा है, तब तो वो करना ही पड़ेगा जो तुम चाहती हो। कहते हुए संदर्भ ने प्रिंसा को छोड़ दिया। प्रिंसा तुरंत संदर्भ से अलग हुई। संदर्भ उसे देखता रह गया। प्रिंसा ने जरा भी ध्यान नहीं दिया संदर्भ पर और फौरन रूम से बाहर चली गई। प्रिंसा रूम से बाहर आ चुकी थी। कुछ कदम चलते ही प्रिंसा को एहसास हुआ कुछ गलत है। चाहे संदर्भ ने जो भी किया, पर उसे ऐसे शब्द संदर्भ से नहीं कहने थे। प्रिंसा ने मन ही मन सोचा और उसे याद आया कि अभी अभी संदर्भ ने उससे क्या कहा था। अचानक ही प्रिंसा के कदम रुक गए और वो तुरंत पलटी और वापस से संदर्भ के कमरे की तरफ चली गई। प्रिंसा जैसे ही संदर्भ के रूम के बाहर पहुंचे, उसने हल्के से अंदर की तरफ झांक देखा और अंदर देखते प्रिंसा जम गई। और उधर ऑफिस में राधे ने उस आदमी को जैसी आवाज थी, वो आदमी गुस्से से पलटा। ये वही आदमी था जो बार में राधे से पिट चुका था, जिसने भावना, प्रेस और रुचि का किडनैप किया था। राधे ने आदिल की तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ कहा, यार तेरे कारनामे भी गजब है। मतलब तेरे खिलाफ चंद सबूत, बस पुलिस ने तो बड़ी जल्दी उठा लिया तुझे। वैसे नींद तो अच्छी आई थी ना तुझे? कहकर राधे मुस्कुराया। फिर अगले ही पल राधे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो आदिल की तरफ बढ़ गया और उसने गुस्से से कहा, पर मेरी फैमिली के लोगों को बहुत मुश्किल से नींद आई थी, तो तुम चैन से रहे। इस बात से कल राधे को, यानी कि मुझे, बड़ा बेचैन किया। तो तुझे चैन देकर राधे बेचैन रहे। इस इतने भी हम शरीफ नहीं हैं, राधे बोला। तभी आदिल ने राधे को घूरा और उसके करीब आया। आदिल ने गुस्से से चीखते हुए कहा, राधे तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने वादा किया था कि तू मेरे भाई को छोड़ देगा, पर तुमने तो मुझे भी पकड़ लिया। राधे बीच में ही आदिल की बात काटते हुए कहा, मैंने कहा था अपने भाई को जिंदा देखना चाहता है तो तुम्हारी जिंदगी और मौत की बात तो हुई थी ना, क्योंकि तुमने गलत जगह अपना गंदा दिमाग चलाया तो भुगतना तो है ही। वैसे भी राधे ने किसी को वैसे भी राधे ने किसी को माफ करना नहीं सीखा। ये कहकर राधे मुड़ा और जाने लगा, पर अगले ही पल राधे के कदम रुक गए। वो वापस से आदिल की तरफ मुड़ा और उसने आदिल को उंगली दिखाते हुए गुस्से से कहा, अगर इसके बाद भी तू नहीं सुधरा ना, तो तेरे भाई के बगल में तेरे लिए भी एक बेड लगवाने में मुझे देर नहीं लगेगी। कहते हुए राधे ने वापस से अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा लिया और तेजी से वहां से निकल गया। उसके पीछे ही रोहित भी निकल गया। आदिल ने गुस्से से एक नजर जाते हुए राधे की तरफ देखा और सेल की सलाखों में से उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। और इधर घर में प्रिंसा ने तुरंत खुद को संभाला और संदर्भ के रूम के अंदर चली गई। संदर्भ बेड में लगे संदर्भ बेड से लगकर जमीन पर बैठा हुआ था। उसके दाएं हाथ में छोटा सा चाकू था, जो वो हमेशा अपने पास ही रखता था, जिस पर हल्का खून भी लगा हुआ था। साथ ही उसके बाएं हाथ की कलाई पर बहुत सारे कट लगे हुए थे। प्रीसा ये सब देखकर घबरा गई। उसने तुरंत संदर्भ की कलाई पकड़ी और खून रोकने की कोशिश करने लगी, पर संदर्भ ने बहुत बार अपनी कलाई पर कट कर दिए थे। प्रीसा आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने जल्दी से भावना को आवाज दी। थोड़ी ही देर में भावना रूम में आई। उसने जैसे संदर्भ को देखा, वो भी काफी घबरा गई थी। साथ ही उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तभी भावना ने फौरन कुछ गार्ड्स को अंदर बुला लिया। साथ ही ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहा। गार्ड्स की मदद से भावना ने संदर्भ को गाड़ी में बिठा दिया और खुद भी संदर्भ को संभाल कर बैठ गई। ज्यादा खून बहने की वजह से संदर्भ अपने होश खो गया था। प्रिंसा भी साथ चलना चाहती थी, पर भावना ने उसे रुचि के साथ रहने के लिए कहा और खुद संदर्भ को हॉस्पिटल ले गई। प्रिंसा के लिए घर में रुकना भारी पड़ रहा था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। साथ ही वो खुद को इन सब के लिए ब्लेम कर रही थी। काश उसने संदर्भ के सामने कुछ कहा ना होता और ये सब हुआ ही ना होता। अब भावना हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो काफी परेशान थी और संदर्भ के वार्ड के बाहर चक्कर काट रही थी। उसके आसपास कुछ गार्ड्स भी खड़े थे और उन गार्ड्स को हॉस्पिटल में मौजूद लगे अजीब तरह से और उन गार्ड्स को हॉस्पिटल में मौजूद लोग अजीब तरह से घूर रहे थे।
थोड़ी ही देर में एक डॉक्टर संदर्भ के वार्ड से बाहर निकला। डॉक्टर को बाहर निकलते देख भावना तुरंत उनकी तरफ बढ़ गई। डॉक्टर के कुछ कहने से पहले ही भावना ने फौरन ही पूछा, सर, संदर्भ ठीक तो है ना? डॉक्टर ने शांत लहजे में कहा, यह एक पुलिस केस था। पर कहते हुए उस डॉक्टर ने गार्ड्स की तरफ देखा कि वहीं जो बिना किसी भाव के वहीं खड़े हुए थे। तो डॉक्टर ने आगे कहा, पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है, बस ज्यादा खून बह जाने की वजह से बेहोश है। थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा, आप उन्हें घर ले जा सकती हो। कहकर वो डॉक्टर वहीं खड़े गार्ड को घूरते हुए चला गया। तो भावना ने चैन की सांस ली और संदर्भ के होश में आने का इंतजार करने लगी। भावना ने सोचा कि वो राधे को इस बारे में बताएगी। भावना वहीं पास में ही पड़े बेंच पर बैठ गई। लगभग आधे घंटे के बाद संदर्भ को होश आ गया। भावना संदर्भ से मिली, पर उससे इस बारे में कुछ नहीं पूछा और वो उसे लेकर सीधा घर आ गई। जब प्रिंसा ने संदर्भ को सही सलामत देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो संदर्भ से बात करना चाहती थी, पर उसके सामने जाना नहीं चाहती थी। तभी भावना संदर्भ को उसके रूम में ले गई और उसे उसकी दवा देकर उसे आराम करने को कहा और रूम से बाहर आ गई। रुचि अपने रूम में अपने डॉल के साथ बातें कर रही थी और वहीं प्रिंसा रूम में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। सूरज ढल चुका था, शाम होने को आई थी। तो भावना संदर्भ के रूम में गई तो उसने देखा कि अपने बालकनी में खड़ा हुआ था। भावना उसकी तरफ देखकर बढ़ गई। गुम था। संदर्भ तो अपने ही ख्यालों में गुम था। उसे पता ही नहीं चला कि कब भावना उसके बगल में आकर बैठ गई। तभी भावना ने संदर्भ की तरफ दवा बढ़ाते हुए उसे आवाज दी। भावना की आवाज सुन संदर्भ चौंके, साथ ही वो अपने ख्यालों से बाहर आ गया। संदर्भ ने जब भावना के हाथों में दवा देखी तो उसने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो दवा की जरूरत नहीं है। कहकर संदर्भ खड़ा हो गया और चलकर भावना को दिखाने लगा कि वो बिल्कुल ठीक है। तो भावना ने तुरंत संदर्भ को वापस बैठा दिया और कहा, जब तक डॉक्टर ने कहा है आपको दवा लेनी ही पड़ेगी। कहकर भावना ने दवा संदर्भ के हाथ में दे दी। संदर्भ ने अजीब तरह से अपने हाथ में रखी दवा को घूरा, फिर चुपचाप उसे खा लिया। भावना मुस्कुरा दी और वहां से चली गई। कुछ ही देर के बाद घर की डोरबेल बजी। सर्वेंट ने जाकर दरवाजा खोल दिया तो सामने राधे था। वो सीधा अपने रूम की तरफ बढ़ गया। भावना ने जब देखा कि राधे वापस से आ चुका है, वो भी अपने रूम की तरफ बढ़ गई। राधे जैसे ही फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकला, सामने भावना खड़ी थी। तो राधे ने भावना के पास जाकर कहा, कुछ कहना है? भावना ने अपना छोटा सा सर हिलाते हुए कहा, हाँ वो संदर्भ। राधे ने नॉर्मली कहा, संदर्भ? क्या किया उसने? कहकर राधे मुड़ा और अपने कबड़ की तरफ बढ़ गया। तभी भावना ने तुरंत कहा, वो उन्होंने अपने हाथ की नस काट ली थी। अ, राधे हैरान होकर पलटा, क्या? भावना ने सर झुका लिया और कहा, हाँ, वो पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। हॉस्पिटल से आने के बाद मैंने इस बारे में उनसे कोई बात नहीं की, आप उनसे बात कर लीजिएगा। कहते हुए भावना ने अपना सर उठाकर देखा तो राधे अपनी जगह से नदार था। भावना ने हैरानी से पूरे कमरे में देखा, फिर वो राधे को देखने के लिए बाहर निकल गए। तो राधे नजर आया। वो तेजी से संदर्भ के कमरे की तरफ बढ़ गया। भावना भी राधे के पीछे दौड़कर गई, पर राधे जैसे ही संदर्भ के रूम में पहुंचा, एक तेज आवाज के साथ राधे ने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। से खड़ा हो बालकनी में आराम से बैठा हुआ संदर्भ चौंक गया। उसने अपना सर घुमाकर देखा तो राधे गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गया। संदर्भ तुरंत खड़ा हो गया। राधे को इतने गुस्से में देखकर संदर्भ की हालत वैसे भी खराब हो गई थी। राधे संदर्भ के एकदम सामने आकर खड़ा हो गया और उसने ऊपर से नीचे तक संदर्भ को देखा। फिर कठोरता से मुस्कुराकर उसने कहा, बेकार की कोशिश। फिर राधे ने संदर्भ की गर्दन की नस की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, यहाँ कट करने से तुम्हारी इच्छा पूरी हो सकती है। कहते हुए राधे ने अपनी तीखी नजर संदर्भ पर डाली। संदर्भ की जुबान से तो मानो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। राधे ने संदर्भ की कलाई पकड़ी जिसमें पट्टी बंधी हुई थी। राधे ने गुस्से से पर धीमी सी आवाज में कहा, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा? संदर्भ ने कुछ नहीं कहा तो इस बार राधे ने तेज आवाज में कहा, बोल। राधे का गुस्सा बढ़ते देख संदर्भ ने तुरंत ही अपना मुंह खोला। भाई भाई वो मैं प्रिंसा से प्यार करता हूँ। पर संदर्भ ने पूरी बात राधे को बता दी। जब राधे ने संदर्भ की करतूतें सुनी तो उसने गुस्से से एक थप्पड़ संदर्भ के गाल पर जड़ दिया। संदर्भ की तरफ हो गया संदर्भ एक तरफ हो गया। फिर उसने खुद को संभाला और वापस से सीधा खड़ा हो गया। राधे ने संदर्भ को उंगली दिखाते हुए और गुस्से में कहा, प्रिंसा कह रही है कि जब वो तुमसे प्यार नहीं करती
तो तुम ये सब फालतू की हरकतें करके उसके ऊपर प्रेशर मत डालो, कहते हुए और एक बात कहते हुए राधे ने संदर्भ को उसके कंधों से पकड़ा और कहा, अगर प्रिंसा नहीं चाहती तो तुम उससे दूर ही रहो, और अगर तुम्हारी वजह से उसे दिन के भर की परेशानी हुई तो याद रखना, कहकर राधे गुस्से से वहां से चला गया। राधे ने झटके से रूम का दरवाजा खोला तो सामने भावना खड़ी थी। राधे ने भावना की तरफ नहीं देखा और सीधा वापस से अपने रूम की तरफ चला गया। भावना ने एक नजर दरवाजे की तरफ देखा और फिर गुस्से से भरे राधे की तरफ। इस वक्त ना संदर्भ से कुछ कहना ठीक था और ना ही राधे से। डिनर का वक्त हो चुका था। सब थे सिवाय राधे और संदर्भ के। भावना ने प्रिंसा को राधे को बुलाने भेज दिया और खुद संदर्भ को बुलाने गई। पर संदर्भ ने बहाना करके रूम से बाहर जाने से मना कर दिया। प्रिंसा जैसे ही राधे के रूम में पहुंची तो उसने देखा राधे अपने फाइल में बिजी है। उसने राधे को आवाज लगाई, जीजू। राधे अपना सर उठाकर प्रिंसा की तरफ देखा और फाइल को बंद करते हुए कहा, कुछ काम था, अंदर आओ। वहां क्यों खड़ी हो? राधे ने अपनी सारी फाइल से समेटते हुए कहा। प्रिंसा ने तुरंत कहा, दीदू आपको खाने के लिए नीचे बुला रही है। प्रिंसा की बात सुन राधे ने मुस्कुराकर कहा, तुम अपनी दीदू से कह दो कि मुझे भूख नहीं है। प्रिंसा ने राधे की बात सुनकर ज्यादा कुछ नहीं कहा और वापस जाने के लिए मुड़ी। तभी राधे ने प्रिंसा को आवाज दी। राधे की आवाज सुनते ही प्रिंसा के कदम रुक गए। प्रिंसा ने पलट कर राधे की तरफ देखा तो राधे उसकी तरफ बढ़ा और उसने उससे कहा, प्रिंसा, तुम इसे अपना ही घर समझो। कोई भी तुम्हें परेशान करे या तुम्हें यहाँ कोई भी तकलीफ हो, तुम मुझे बता सकती हो, चाहे कोई भी हो। किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अपने इस भाई की बात को मानोगी ना? राधे ने प्यार से प्रिंसा की आंखों में देखते हुए कहा। राधे की बात सुनकर प्रिंसा की आंखें नम हो गई। ये सुन रूम से बाहर खड़ी भावना की आंखें भी भर आई थी। प्रिंसा की आंखों में आंसू देख राधे ने उसके आंसू पहुंचे और मुस्कुरा कर कहा, रोने के मामले में तुम अपनी बहन से कम नहीं हो। ये सुनकर प्रिंसा मुस्कुरा दी और भावना का मुंह बन गया। भावना नीचे चली गई। थोड़ी देर में प्रिंसा भी नीचे आ गई। जब भावना ने प्रिंसा को अकेले आते देखा तो उसने तुरंत ही प्रिंसा से पूछा, तुम्हारे जीजू नहीं आए? प्रिंसा ने तुरंत ही भावना को जवाब दिया, जीजू ने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। तो भावना ने फिर कुछ नहीं कहा और रुचि और प्रिंसा को खाना खिलाकर रूम में आराम करने भेज दिया। उनके जाने के बाद भावना ने एक प्लेट खाना लगाया और संदर्भ के कमरे में चली गई। संदर्भ भी चुपचाप अपना खाना खत्म करके दवा ले ली। तो भावना वापस से किचन में आई और उसने एक और प्लेट खाना लगाया और अपने रूम की तरफ चली गई, जहां राधे वापस से अपनी फाइलों में गुम था। भावना ने धीरे से राधे को आवाज दी, सुनिए। राधे ने बिना भावना की तरफ देखे ही धीरे से कहा, हाँ। भावना ने फिर अपना छोटा सा मुंह खोला, वो आपका खाना। भावना भी कह रही थी, कितने में ही राधे ने भावना की तरफ देखा और कहा, रुचि और प्रिंसा ने खाना खा लिया? तो भावना हाँ में अपना सर हिला दिया। उसे देख राधे ने आगे कहा, संदर्भ ने? तो भावना ने दोबारा अपना हाँ में सर हिला दिया। अब दोनों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। जब दोनों को खाना हो गया तो राधे ने भावना से कहा, क्या हम कल से यही रूटीन फॉलो नहीं कर सकते? भावना ने कहा, कुछ नहीं। भावना ने कहा कुछ नहीं, बस हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसने अपना सर झुका लिया और दूसरे दिन से सब वैसे ही चलने लगा। बस राधे की वार्निंग के बाद संदर्भ प्रिंसा के सामने कम ही आता और उसे इग्नोर करने की भी कोशिश करता, फिर भी नहीं कर पाता। पर राधे के सामने वो प्रिंसा की तरफ एक नजर भी उठाकर नहीं देखता था। संदर्भ ज्यादातर ऑफिस में रहने लगा। सुबह जल्दी राधे से भी पहले जाना और रात में सबके सो जाने के बाद वापस आना। कुछ दिनों से संदर्भ का रोज का काम हो गया था। अब तो राधे को भी लगने लगा था कि कहीं उसने संदर्भ पर ज्यादा गुस्सा तो नहीं कर दिया। वहीं प्रिंस और भावना को भी संदर्भ का बिहेवियर अजीब लगने लगा था। कुछ हफ्ते यूं ही गुजर गए। भावना ने कई बार संदर्भ से बात करने की कोशिश की, पर संदर्भ ने हमेशा ही हंसकर बात टाल दी। आज जूली की शादी के रिसेप्शन का दिन था। भावना अपने रूम में तैयार हो रही थी। उसने प्रिंस और रुचि को तैयार होने में हेल्प की और उसे लेट हो गया। नीचे सभी तैयार होकर हॉल में बैठे और भावना का इंतजार कर रहे थे। संदर्भ की नजरें ना चाहते हुए भी बार बार प्रिंसा की तरफ जा रही थी, क्योंकि प्रिंस आज बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसी के पास बैठी रुचि बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह लग रही थी। रुचि आराम से सोफे पर बैठी चॉकलेट खा रही थी। तभी कुछ ही देर में भावना तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। दरवाजे की आवाज सुनते ही सभी की नजरें ऊपर रूम की तरफ गई।
जहां से भावना निकलकर सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। तो सभी उसकी तरफ देखने लगे, क्योंकि आज भावना बहुत प्यारी लग रही थी। सभी घर के बाहर आ गए। ड्राइवर ने गाड़ी निकाली तो राधे के साथ प्रिंस और भावना बैठ गई। राधे ने रुचि की तरफ देखा तो रुचि ने अपने दांत दिखा दिए और संदर्भ की तरफ भाग गई, जो अपने स्पोर्ट्स कार निकाल रहा था। रुचि झट से जाकर संदर्भ की गाड़ी में बैठ गई। संदर्भ मुस्कुरा दिया और उसने अपनी कार वहां से निकाल ली। ड्राइवर ने भी गाड़ी संदर्भ के पीछे ले ली। कुछ ही देर में वो सभी एक होटल के बाहर थे। संदर्भ रुचि का हाथ हमें अंदर चला गया और राधे ने अपना हाथ भावना की तरफ बढ़ा दिया, तो भावना ने मुस्कुराकर राधे का हाथ थाम लिया और दोनों अंदर चले गए। लगभग सारे मेहमान आ चुके थे। तभी भावना ने राधे से धीमी आवाज में पूछा, मैं जूली से मिलकर आऊं? राधे ने मुस्कुराकर सर हिला दिया और भावना का हाथ छोड़ दिया। भावना तुरंत जूली की तरफ बढ़ गई। राधे वहीं खड़ा रहा, पर उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ भावना पर ही थी। और इधर रुचि ने संदर्भ को पूरे टाइम परेशान कर रखा था और प्रिंसा चुपचाप एक किनारे बैठी संदर्भ को ही देख रही थी। उसके सामने वो पल घूम गया जब संदर्भ ने उससे कहा था, प्रिंसी, जब हम शादी करेंगे ना तो डायरेक्ट कोर्ट मैरिज करेंगे, ज्यादा ताम झाम तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी बात सुनकर प्रिंसा ने कुछ कहा नहीं, पर उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। प्रिंसा ने तुरंत अपना सर झटक दिया और संदर्भ पर से अपनी नजरें हटा ली और वहां मौजूद लोगों को देखने लगी। वो यहाँ मौजूद किसी भी शख्स को नहीं जानती थी, इसीलिए वो एक किनारे चेयर पर अकेले सर झुकाए बैठी हुई थी। भावना भी झूली के साथ ही थी। उसे लगा कि प्रिंसा बाकियों के साथ होगी। सोचकर उसने गौर ही नहीं किया, पर राधे की नजरें सभी पर थी। भावना, प्रिंसा, संदर्भ और रुचि, चारों पर ही राधे ने दूर से ही अपनी नजरें रखी हुई थी। प्रिंसा खामोशी सी एक जगह बैठी हुई थी। इतने में ही उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज पड़ी, हे प्रिंसा, ये तुम हो? प्रिंसा ने अपनी नजरें घुमाकर उसके पास आती हुई आवाज की दिशा में देखा, जहां से एक लड़की चलती हुई प्रिंसा की तरफ आ रही थी। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। उसे देखते ही प्रिंसा के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उस लड़की ने प्रिंसा के सामने लगी हुई चेयर पीछे खींची और बैठ गई। प्रिंसा ने कुछ भी नहीं कहा तो उस लड़की ने दोबारा अपना मुंह खोला। क्या हुआ? मुझे पहचाना नहीं या पहचाना नहीं चाहती? कहकर वो लड़की मुस्कुरा दी। प्रिंसा ने उस लड़की की तरफ देखा और एक जबरदस्ती की मुस्कान अपने होठों पर लाते हुए प्रिंसा भी कुछ कहने ही वाली थी। कितने में ही वहां संदर्भ आ गया और उसने उस लड़की से चिढ़कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने संदर्भ की तरफ देखा तो तुरंत ही उसकी आंखें चमक उठी। वो तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उसने तुरंत संदर्भ को गले लगाकर कहा, ओ मेरा बाबू, तुम भी यही हो? संदर्भ को ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं थी। वो तुरंत जम गया। उसने अपनी नजरें प्रिंसा की तरफ की, जिसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आज जिसकी आंखों से आंसू बहने के लिए बस आतुर ही थी। संदर्भ को खुद की तरफ देखते पाकर प्रिंसा ने तुरंत खुद को संभाला और तेज कदमों से वहां से चली गई। प्रिंसा के जाते ही संदर्भ को जैसे होश आया था। उसने उस लड़की को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, ये सब क्या ड्रामा है काया? और तुमने प्रिंसा से क्या कहा? काया ने मुस्कुराकर संदर्भ के सीने पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुमने कुछ कहने ही कहाँ दिया? संदर्भ ने तुरंत काया का हाथ झटकते हुए कहा, मुझसे दूर रहो, और प्रिंसा से बहुत ज्यादा दूर। काया ने मुस्कुराकर संदर्भ का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैंने सच में प्रिंसा से कुछ नहीं कहा। संदर्भ ने काया को घूरा और अपना हाथ झटक दिया और गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काया ने तपाक से कहा, मेरी कजन सिस्टर की शादी के रिसेप्शन पर मैं रहूंगी ही ना। कहकर काया ने अपनी आंखें टिमटिमाई। यह सुनकर संदर्भ ने कुछ भी नहीं कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। उसने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि इतने में ही काया ने झट से संदर्भ का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, बाबू। संदर्भ ने जब काया के मुंह से दोबारा बाबू सुना तो वो चिढ़ गया। उसने पलट कर काया की तरफ देखा, फिर उसने हाथ की तरफ जिसे काया ने पकड़ रखा था। उसने अपने दूसरे हाथ से काया के हाथ को खुद से दूर किया और गुस्से से चिढ़कर पर हल्की आवाज में कहा, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ, हमारे बीच जो भी था वो अब खत्म हो चुका है और मुझे बाबू बुलाना बंद करो। काया ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मेरी तरफ से कुछ भी खत्म नहीं हुआ है।
मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। रियली आई लव यू। संदर्भ ने चिढ़कर कहा, बट आई डोंट लव यू, आई जस्ट लव प्रिंसा। तो तुम हमसे दूर ही रहा करो। कहकर संदर्भ बिना काया की कोई बात सुने वहां से चला गया। काया ने एक नजर संदर्भ की तरफ देखा और गुस्से में खुद से ही कहा, ये प्रिंसा, और फिर पैर पटकते हुए वहां से चली गई। प्रिंसा राधे के पास आई और उसने राधे से धीरे से कहा, जीजू मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ। राधे ने प्रिंसा की तरफ देखा, फिर कहा कि ठीक है चलो। कहकर राधे ने अपने कदम बढ़ाए ही थे कि इतने में ही प्रिंसा ने राधे को रोकते हुए उसे आवाज लगाई, जीजू। राधे ने पलटकर प्रिंसा की तरफ देखा। प्रिंसा ने हल्की स्माइल के साथ कहा, मैं ड्राइवर अंकल के साथ चली जाऊंगी, आप दीदू के साथ रहिए। पर राधे ने कुछ कहना चाहा, पर प्रिंसा ने तुरंत दोबारा कहा, प्लीज। राधे मुस्कुरा दिया। राधे ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर बाहर तक तो छोड़ ही सकता हूं ना। तो प्रिंसा ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना छोटा सा सर हिला दिया और वो दोनों ही होटल के बाहर पार्किंग एरिया में चले गए। प्रिंसा को गाड़ी में बिठाकर राधे वापस से होटल की तरफ आ गया और इधर संदर्भ चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर प्रिंसा को ढूंढ रहा था, पर प्रिंसा तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। संदर्भ ने तुरंत अपना फोन निकाला और उसने तुरंत ही प्रिंसा का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ प्रिंसा गाड़ी में बैठी उदास आंखों से बाहर की तरफ देख रही थी। तभी उसका फोन बज पड़ा। प्रिंसा ने एक नजर फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखते ही प्रिंसा कुछ देर तक फोन को घूरती रही, पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। प्रिंसा कुछ देर तक फोन को घूरती रही, पर उसने कॉल रिसीव नहीं किया और कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। कॉल डिस्कनेक्ट होते ही प्रिंसा वापस बाहर की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ संदर्भ ने कॉल डिस्कनेक्ट होते ही खुद से कहा, संदर्भ तूने सोच भी कैसे लिया कि प्रिंसा तेरा कॉल उठाएगी। कहते हुए संदर्भ ने दोबारा से अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई तो कुछ ही दूरी पर उसे भावना नजर आई। संदर्भ ने तुरंत भावना की तरफ बढ़ गया। भावना के करीब पहुंचते ही संदर्भ ने भावना को आवाज दी, भाभी। तो भावना ने पलटकर संदर्भ की तरफ देखा, फिर उसने मुस्कुराकर संदर्भ से कहा, कुछ चाहिए था आपको। संदर्भ ने सहजता से मुस्कुराकर कहा, भाभी वो मुझे कुछ टाइम के लिए आपका फोन चाहिए था, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। भाभी ने तुरंत ही मुस्कुराकर अपना फोन संदर्भ को दे दिया। संदर्भ ने तुरंत फोन लिया और वहां से थोड़ी दूर हो गया। उसने भावना के फोन पर प्रिंसा का नंबर ढूंढा और उसको एक मैसेज लिखकर सेंड कर दिया। दूसरी तरफ प्रिंसा का फोन एक बार फिर वाइब्रेट हुआ। उसने अपना फोन अनलॉक किया तो उस पर उसकी दीदू का मैसेज था, जिसमें लिखा था, प्रिंसा तुम कहाँ हो, दिख नहीं रही, यहाँ बहुत शोर है। तो प्रिंसा ने तुरंत जवाब टाइप किया और सेंड कर दिया। संदर्भ के हाथ में मौजूद भावना का फोन तुरंत वाइब्रेट हो गया। संदर्भ ने तुरंत मैसेज चेक किया, जिसमें लिखा था कि दीदू आप परेशान मत होइए, मैं घर जा रही हूँ, मैंने जीजू से भी कह दिया है, आप आराम से एंजॉय कीजिए। संदर्भ ने तुरंत दोनों मैसेज डिलीट कर दिए और भावना को उसका फोन लौटाते हुए उसने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू भाभी। इससे पहले कि भावना कुछ कहती, संदर्भ तेजी से वहां से निकल गया। संदर्भ अभी निकल ही रहा था कि इतने में ही उसकी नजर राधे पर पड़ी, जो उसे ही घूर रहा था। संदर्भ तुरंत राधे की तरफ बढ़ गया। संदर्भ जैसे ही राधे के पास पहुंचा, राधे ने तुरंत कहा, कहाँ जा रहे हो। संदर्भ ने तुरंत जवाब दिया, भाई वो कुकरेजा वाली जो डील थी ना, उसमें कुछ गड़बड़ है, मुझे अभी कॉल आया था, बस वही मैटर सॉल्व करने जा रहा हूँ। राधे ने अपना सर हिला दिया। संदर्भ तुरंत वहां से तेज कदमों के साथ निकल गया। राधे ने एक नजर जाते हुए संदर्भ की तरफ देखा, फिर उसने अपने पॉकेट से अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से जैसे ही कॉल रिसीव हुआ, राधे ने तुरंत कहा, कुकरेजा वाली डील का क्या हुआ। सामने से जो भी कहा गया उसे सुनकर राधे मुस्कुरा दिया। राधे ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, कम से कम बहाना तो अच्छा बना जाता। कहकर राधे ने बड़े स्टाइल के साथ अपने बालों पर हाथ फेरा और काया की तरफ बढ़ गया, जो एक साइड अकेली खड़ी थी और उधर प्रिंसा घर पहुंच चुकी थी। वो सीधे रूम में चली गई और जाकर बालकनी में खड़ी हो गई। ठंडी ठंडी चलती हवा उसे बहुत सुकून दे रही थी। प्रिंसा वहीं टिक कर खड़ी हो गई। आज आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। प्रिंसा चांद को बस एकटक निहार रही थी। तभी संदर्भ अपनी गाड़ी से
घर की तरफ गया। कुछ ही देर में संदर्भ की गाड़ी तेजी के साथ घर के आगे आकर जोर से ब्रेक के साथ रुकी। संदर्भ तुरंत तेजी से घर के अंदर गया। संदर्भ ने एक नजर पूरे हॉल में देखा, वहां कोई भी नहीं था। फिर संदर्भ तुरंत रुचि के रूम की तरफ गया। रुचि के रूम में पहुंचते ही संदर्भ की नजर प्रिंसा पर पड़ी, जो बालकनी में खड़ी थी। प्रिंसा पर नजर पड़ते ही संदर्भ ने अपने कदम उसी की तरफ बढ़ा दिए। प्रिंसा के पास पहुंचते ही कुछ पल के लिए संदर्भ के कदम मानो जम गए हो। प्रिंसा की आंखों में आंसू थे। ये देख संदर्भ तुरंत प्रिंसा के सामने आकर खड़ा हो गया। संदर्भ के अचानक यूं सामने आ जाने से प्रिंसा एकदम से चौंक गई। साथ ही उसने घबराकर अपने कदम पीछे लेने चाहे, पर संदर्भ ने तुरंत ही प्रिंसा को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया और उसने आंसू पोंछते हुए संदर्भ ने कहा, कितनी बार कहा है, तुम्हारी आंखों में आंसू तकलीफ देते हैं मुझे, खास करके वो आंसू जिनके बहने की वजह मैं रहता हूँ। मेरी वजह से रो रही हो ना? प्रिंसा ने तुरंत संदर्भ के हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा, मैं तुम्हारी वजह से नहीं रो रही हूँ। तुम हो ही कौन जिसकी वजह से मैं रोऊं? कहकर प्रिंसा ने संदर्भ को खुद से दूर करना चाहा, पर कर नहीं पाई। तो प्रिंसा संदर्भ को मारने लगी। संदर्भ बड़े गौर से प्रिंसा को देख रहा था। काफी देर के बाद जब प्रिंसा नहीं रुकी, तो संदर्भ ने प्रिंसा की कमर छोड़कर उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए, प्रिंसा, एक बार मेरी बात तो सुनो, प्रिंसा ने चिढ़कर गुस्से में कहा। जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना। प्रिंसा की बात सुनकर संदर्भ के होठों पर मुस्कान छा गई। संदर्भ ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें जलन हो रही है? प्रिंसा ने संदर्भ को घूरते हुए कहा, मुझे कोई जलन नहीं हो रही। उसमें जलन जैसा है ही क्या? प्रिंसा ने गुस्से में कहा। संदर्भ ने प्रिंसा को अपने करीब खींचकर कहा, उसमें जलन जैसा है ही क्या? उसने तो सिर्फ गले ही लगाया था। प्रिंसा ने चिढ़कर कहा, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। जाकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो करना है करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। गो! प्रिंसा चीखी। तो संदर्भ बोला, कितनी बार कहूं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इस बार संदर्भ की आवाज तेज थी और वो काफी गुस्से में भी था। उसने प्रिंसा के हाथ छोड़ दिए। संदर्भ को ऐसे देखकर एक पल के लिए प्रिंसा भी घबरा गई और उसने अपने कदम कुछ पीछे ले लिए। प्रिंसा को यूं घबराते देख संदर्भ ने खुद को शांत किया और उसने आगे कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो? तो प्रिंसा ने तुरंत कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने शर्त लगाई और मुझे 2 हफ्तों में अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर तुमने अपनी जिद पूरी कर ली ना? तुमने मुझे पूरे 8 महीने तक धोखे में रखा। वो तो तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने तुम्हारी असलियत मुझे दिखा दी, वरना मेरी आंखों पर तो तुम्हारे प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। पर अब जब मैं सब कुछ भूलकर तुम्हें भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो बढ़ने दो और दूर रहो मुझसे। कहकर प्रिंसा ने वापस से अपने कदम पीछे ले लिए, पर वो बालकनी में मौजूद चेयर से टकराकर लड़खड़ा गई। संदर्भ ने तुरंत आगे बढ़ा और उसने प्रिंसा की कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। संदर्भ ने प्रिंसा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरी जिद से जिंदगी कब बनी पता ही नहीं चला। प्रिंसा भी संदर्भ की आंखों में देखने लगी। संदर्भ ने आगे कहा, मुझे नहीं पता कि काया ने तुमसे क्या कहा, पर मैंने उससे बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं उससे नहीं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, पर उससे पहले ही तुम्हें सब पता चल गया और तुम कॉलेज खत्म होते ही बिना बताए वापस आ गए अपने घर, जिसका एड्रेस तो मुझे पता ही नहीं था। तुमने मेरे कॉल और मैसेज को इग्नोर किया, पर देखो मेरी किस्मत, पापा ने मुझे यहाँ भेज दिया, मेरी जिंदगी के पास। संदर्भ ने इतना कहा ही था, इतने में ही प्रिंसा झटके से संदर्भ से दूर हुई। इस चक्कर में वो चेयर से टकरा कर गिर गई। संदर्भ प्रिंसा की तरफ तेजी से बढ़ते हुए कहने लगा, कम से कम एक बार मुझे खुद को साबित करने का मौका तो दो। और उधर आधे काया के सामने खड़ा था। उसने काया पर ध्यान दिए बिना ही उससे पूछा, तुम संदर्भ के पास क्या कर रही थी और उसे कैसे जानती हो? तो काया ने तुरंत जवाब दिया, संदर्भ बॉयफ्रेंड है मेरा। ये सुनकर राधे ने काया को घूरा और कहा, उसकी शादी तय हो चुकी है, तो उससे दूर ही रहो और ये फालतू की बकवास फैलाना बंद करो कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। कहकर राधे वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था, कितने में ही काया ने उसे आवाज देते हुए कहा, ओ हेलो, तुम हो कौन और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं भला? तभी राधे ने पलटकर काया की तरफ देखा और
उसकी आंखें छोटी हो गई। फिर वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ गया। उसने मुस्कुराकर काया से कहा, पहली बार कोई मुझसे सामने से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ। ये मेरे लिए फिलहाल नई बात है। राधे ने एक और कदम काया की तरफ बढ़ाया और उसने आगे कहा, तुम इस पार्टी में मौजूद किसी भी शख्स से पूछ सकती हो कि राधिक चौहान उर्फ राधे चौहान कौन है। तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। कहकर राधे पलटकर तुरंत ही वहां से चला गया। काया को राधे का नाम सुन काया तो राधे का नाम सुनकर ही जम गई। उसने भी कई बार ये नाम सुना था। भले ही यहाँ ना रहने की वजह से कोई चेहरे से राधे को ना पहचाने, पर राधे का तो नाम काफी था उसकी पहचान के लिए। राधे अभी आगे बढ़ ही रहा था कि इतने में ही उसके सामने अचानक से भावना आ गई। राधे के कदम तुरंत रुक गए। उसने भावना से तुरंत पूछा, क्या हुआ? भावना ने राधे की तरफ देखा कि उसने अपनी आंखों के इशारे काया की तरफ किए और अपना छोटा सा मुंह खोला। वो कौन है? आपकी बहन? राधे ने तुरंत कहा, वो मेरी कोई बहन नहीं है, बल्कि मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, आज ही मिली है। राधे अभी कह ही रहा था, इतने में ही भावना ने बीच में ही राधे की बात काटते हुए कहा, अगर आप उसे जानते नहीं हैं तो इतनी देर तक क्या बातें कर रहे थे उससे? वो भी मुस्कुरा कर। भावना ने नाराजगी से कहा। यह सुनकर राधे एक पल के लिए खामोश हो गया और उसने खुद से कहा, क्या मैंने सच में मुस्कुरा कर बात की? राधे को खामोश देखकर भावना मुंह फुलाए वहां से चली गई। राधे ने जब अपने होश के बाहर आकर अपने सामने देखा तो वहां भावना नहीं थी। राधे ने तुरंत चारों तरफ अपनी निगाहें दौड़ाई तो एक तरफ अकेली मुंह फुलाए भावना खड़ी दिखी। राधे तुरंत उसकी तरफ बढ़ गया और उधर प्रिंसा तुरंत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसने घूर कर संदर्भ की तरफ देखा और कहा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम ना जाओ अपनी गर्लफ्रेंड के तुम जाओ गर्लफ्रेंड के पास। संदर्भ ने चिढ़कर कहा, बार बार उसे मेरी गर्लफ्रेंड कहना बंद करो। प्रिंसा ने भी तुरंत गुस्से में कहा, कहूंगी, एक बार नहीं 1000 बार। जो सच है वो है। संदर्भ तुरंत प्रिंसा की तरफ बढ़ गया और उसने उसे लगभग दीवार से लगाते हुए कहा, सच ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे। बार बार तुम्हारे इस बात को जुटलाने से सच झूठ नहीं बन जाएगा। तभी प्रिंसा ने तुरंत कहा, मैं कोई प्यार नहीं। प्रिंसा अभी कह रही थी, कितने में ही संदर्भ ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए कहा, एक शब्द नहीं। अब मैं एक भी झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी आंखों में देखकर कहो कि तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। सच कह रहा हूँ, बिना तुमसे कुछ कहे ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुमसे बहुत दूर। अब देखना ये होगा प्रिंसा क्या जवाब देगी। संदर्भ को क्या इनका प्यार परवान चढ़ पाएगा? और उधर भावना भी राधे से गुस्सा हो गई क्योंकि उसने राधे को काया से बात करते हुए देख लिया था। कैसे मनाएगी राधे कैसे मनाएगा राधे भावना को? ये देखने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना। धन्यवाद।